यूपी में कथावाचक विवाद पर घमासान जारी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का भी आरोप लगाया। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला? कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। और इधर बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस और सपा के तुष्टीकरण नीति का परिणाम बताया और कहा कि दोनों पार्टियां हमेशा सनातन धर्म पर बयानबाजी करती हैं, किसी और धर्म पर नहीं। तो कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बयान का बचाव भी किया। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उनके अन्य सहयोगी हमेशा केवल सनातन धर्म गुरुओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी अन्य धर्मों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अन्य धर्मों के लिए तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति है, जो सनातन धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो उपदेश दे सकता है, जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से उजाले की ओर लेकर आए। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये देखा नहीं जाता, वो एक अलग बात है। अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जो बयान आया है, निश्चित रूप से वो महंगे कथावाचक हैं और हर कोई व्यक्ति उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो इंटरनेशनल कथावाचक हो गए हैं, लेकिन हाँ, कोई हमको कम पैसे वाला उपदेशक मिलता है तो निश्चित रूप से हम उसे बुलाते हैं। और जिसका जिक्र अखिलेश यादव जी ने किया है, वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का होना नहीं चाहिए था। वो जांच का भी विषय है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कथावाचकों की पिटाई और चोटी काटने के मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा था कि जातिवाद के नाम पर कथावाचक की चोटी काटी गई। राजनेता इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। आइए सुनते हैं। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रिज्म के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख ही रहे हैं कथावाचक जो विवाद हुआ उसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री अलग बयान दे रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान अलग आया, पर राजनीतिक पार्टियां अलग तरह से बयान दे रही हैं। आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना ये है, सबके बयान अपनी अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जाति की बात ऐसे वक्ता के साथ नहीं जोड़नी चाहिए जो गुणवान हो। अगर सच्चे अर्थों में कोई वक्ता, कोई कथाकार कथा के मंच पर बैठ करके मस्खरी कर रहा है, अथवा तो कहिए कि वो कथा का या तो उस गद्दी का उपहास उड़ा रहा है, उसकी निंदा हो सकती है। लेकिन जाति के आधार पर किसी की निंदा करना बहुत उचित नहीं लगता, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अगर गुणवान है और वह अपने गुण का प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, या तो उसके माध्यम से समाज का कल्याण कर रहा है, तो वो अच्छी बात हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर वो अपने गुण के द्वारा समाज का या तो उस मंच का या तो सनातन का उपहास कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है।
भगवान सभी के हैं और सभी को पूजने का, पाठ करने का अधिकार है। इधर अगर हम कहें कि जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, उनका कहना है कि अंडर टेबल ये जो पैसा लेते हैं, 50-50 लाख रुपए लेते हैं किसी कथा के, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो नहीं दे सकता वो उनको नहीं ले जाता। इसमें अखिलेश यादव जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहे अंडर टेबल लें कि ओपन टेबल लें, इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उनको जो लोग भी बुलाते हैं वो वही लोग बुलाते हैं जो कि सक्षम हैं। दूसरी बात यह कि वो जो खर्चा है ना, वो उनकी कथा का खर्चा नहीं है, वो व्यवस्था का खर्चा है। अखिलेश यादव जी से पूछा जाए कि आपकी जब सभाएं होती हैं तो आपकी सभा करने के लिए आयोजकों को कितना कितना खर्चा करना पड़ता है, वो क्या उसका हिसाब देंगे? नहीं देंगे। तो खर्चा तो उनकी सभाओं में, जहाँ एक बड़ी पब्लिक है, बड़ी संख्या है, तो स्वाभाविक है कि उसकी व्यवस्थाओं के लिए खर्चा होगा। जितनी अधिक पब्लिक होगी उतना अधिक खर्चा होगा। तो उसको कथा से जोड़ देना या तो उस व्यक्ति से जोड़ देना, ये भी उचित नहीं लगता। मुझे जहाँ तक लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो लोक हित में कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के उत्थान की बात करें, चाहे तो वो लोगों की समस्याओं को लेकर कोई चर्चा करें, व्यवस्थाओं का खर्चा महाराज जी लगता है, पर क्या वाकई में ये ठीक है कि पैसे लेना, इतनी बड़ी अमाउंट में पैसे लेना, ये आरोप सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं है, ये सभी उन पर है, कथावाचकों पर, जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, आयोजन करवाते हैं। तो क्या ये कहाँ किस हद तक ठीक है, ये सवाल अब उठने लगे हैं? माना कि उठने लगे, लेकिन ये सवाल दूसरा इसके साथ ही पैरेलल एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो व्यक्ति दे रहा है आखिर वो क्यों दे रहा है, उस पर सवाल उठना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई दे रहा है, मान लो लाखों दे रहा है कि करोड़ों दे रहा है, तो देने वाला क्यों दे रहा है, वो भी तो प्रश्न है। उसके पीछे भी तो उसकी कोई सोच होगी, उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य होगा। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे पारमार्थिक हो, चाहे उसके स्वार्थ का हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी एक सोच जरूर होगी। पर आम लोगों को अगर किसी को अपने यहाँ कथा करानी है तो नहीं बुलाया जा सकता। को आगे बढ़ा रहा है तो उसको दोषी नहीं कहना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजा रघुवंशी की हत्या के मामले की जांच लगातार हो रही है। इसी कड़ी में शिलांग एसआईटी की टीम शिलांग जेम्स को लेकर इंदौर पहुंची। शिलांग एसआईटी की टीम इंदौर में करीब 1 घंटे तक घर की तलाशी लेती रही। इसके बाद शिलांग एसआईटी की टीम शिलांग जेम्स को लेकर रतलाम के मंगल मूर्ति कॉलोनी पहुंची, जहां पर सर्चिंग के दौरान प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलांग जेम्स के ससुराल से एक बैग जब्त किया गया, जो किचन में छिपाकर रखा गया था। इस बैग में लैपटॉप मिलने की भी बात कही जा रही है। एसआईटी के साथ शिलांग जेम्स की पत्नी और साली भी मौजूद थी। शिलांग एसआईटी टीम ने सामानों का पंचनामा बनाया। आरोपी शिलांग को लेकर अब इंदौर रवाना हो गई है।